हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को राधे राधे। राधे राधे सभी को। आज हम आपको कुछ बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न करवाएंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के बारे में सुना होगा। ये कूलाम कौन थे, कहाँ से थे, कहाँ के रहने वाले थे, ये बातें आपको नहीं पता होंगी, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये कूलाम थे कौन। देखिए इनका जन्म जो हुआ था, जैसे मान लीजिए कूलाम, ये कौन थे? जो कूलाम थे, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 14 जून 1736 ईस्वी में। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ईस्वी के बारे में बताया था और ईसा पूर्व के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देख लें आप लोग, उसके बारे में ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में पता चल जाएगा। ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। इनका जो जन्म हुआ था 14 जून 1736 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्थान कहाँ हुआ था इनका? इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एनगामाइस, एक था सिटी, एनगा माइस। एनगा माइस की राजधानी थी, एनगा माइस की राजधानी थी एनगालैम। एनगालैम, थोड़ा देख लो इनके बारे में। एनगालैम फ्रांस में हुआ था, है ना, फ्रांस में हुआ था। देखिए ये इनका जो जन्म एनगालैम फ्रांस में हुआ था, इन्होंने क्या किया कि इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से ग्रहण की? प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी पेरिस से, पेरिस। ठीक है, और उसके बाद ये वेस्ट इंडीज चले गए, ये चले गए वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज चले गए। और वेस्ट इंडीज एक आर्मी स्कूल था, आर्मी स्कूल में इन्होंने 1772 ईस्वी तक कार्य किया, ये ध्यान रखना। 1772 ईस्वी तक कार्य किया। फिर ये पुनः वापस आ गए फ्रांस, पुनः ये फ्रांस वापस आ गए, वापस आ गए। और 1773 में, 1773 में इन्होंने वैज्ञानिक 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 शोध के रूप में कार्य किया, रूप में कार्य किया। और इन्होंने, अच्छा, जैसे ये वेस्ट इंडीज से वापस आए तो इन्होंने जैसे इन्होंने क्या किया, मैकेनिज्म के बारे में और जानकारी दी, मैकेनिज्म के बारे में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में एक अपना नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, ये जो कूलाम का नियम है क्या, इसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको सॉरी, कूलाम का जो नियम है, इसका हम आपको अदिश फॉर्म बताएंगे। अदिश, बेटा ये जो अदिश फॉर्म है, ये परीक्षा में तो ज्यादा नहीं आता है, लेकिन इसके बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको अदिश फॉर्म के बारे में बताएंगे। जो कूलाम का नियम है, कूलाम का जो नियम है, दो नियम है, नियम तो एक ही है, एक अदिश फॉर्म है, दो रूप है इसकी, एक अदिश अदिश रूप है, एक सदिश रूप है, सदिश रूप। अच्छा, आप लोगों ने अदिश रूप तो पढ़ा होगा, ये अदिश रूप क्या होता है? थोड़ा बोर्ड को साफ कर लें। ये जो अदिश रूप होता है, अदिश रूप, अदिश रूप में क्या है, जैसे मान लीजिए यहां देखते हैं कूलाम का नियम, थोड़ा हेडिंग बनाएंगे इसे, ठीक है, लिखेंगे थोड़ा इसमें। इसमें क्या था, दो स्थिर बिंदु लिए थे इन्होंने, दो स्थिर बिंदु लिए। जैसे मान लीजिए कि स्थिर बिंदु हमारा ये है, दूसरा ये है, Q1 और Q2, दो चार्ज हैं इस पर, ठीक है, ए बी।
दोनों की जो डिस्टेंस मान ली हमने, दोनों के जो बीच की दूरी मानी r। अब हम देखते हैं, बहुत ही प्यार से समझेंगे इसे। कूलाम का नियम क्या है? तो ये दो बिंदु जो है वो बिल्कुल स्थिर बिंदु हैं, तो कैसे कहेंगे? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, इन्हें हम चार्ज कहते हैं, चार्ज या आवेश, चार्ज या, जैसे दो बिंदु आवेश हैं, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे थोड़ा, कूलाम का नियम। ठीक है बेटा, कूलाम का नियम क्या होता है, कैसे लिखते हैं? दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी r, बीच की दूरी r है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम होता है, और इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है। इसकी जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को, इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है, सीध में होती है। ठीक है बेटा, देखो जैसे अब हम इसके अनुसार जैसे मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे इसका। जैसे मान लीजिए कि दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है F, ठीक है, सबसे पहले कौन सा नियम आ जाओ इसमें? लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण बल, है ना, F ही है, लगने वाला जो बल है आकर्षण बल F है। दोनों आवेशों के, दोनों आवेश क्या है? Q1 और Q2, तो यही कह रहा है F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2, आवेशों के गुणनफल के बता रहा है ना, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसे फर्स्ट डाल दीजिएगा। फिर क्या कह रहा है? तथा प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बीच की दूरी r के, अब बीच की दूरी क्या है? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उसका उल्टा होता है, तो यही जो लगने वाला बल F है, F इज प्रोपोर्शनल 1/r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को हम इकट्ठा करेंगे, जैसे दोनों को इकट्ठा कर दो, क्या हो जाएगा आपका? F इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा Q1 इंटू Q2 अपॉन हो जाएगा r²। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल का निशान हम रिमूव करेंगे, यहाँ से एक कांस्टेंट लेंगे, मान लीजिए k ले लिया, ये निर्वात अथवा वायु के लिए होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे k, तो F बराबर बन जाएगा हमारा k Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ध्यान रखना, इसका जो मान होता है, k का जो मान होता है, k का मान होता है 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अच्छा, इसकी जगह पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं F इक्वल 9 गुणे 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन r², Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अच्छा देखो, जो 9 गुणे 10⁻⁹ है, ठीक है, 9 गुणे 10⁻⁹ है, इसको हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसको लिखा जा सकता है, जैसे
जो 9 गुणे 10 पे घात 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना लिखा जा सकता है ऐसे। तो हमारा यहाँ पर जो कूलाम का नियम एक सूत्र बन जाएगा, F बराबर बनेगा आपका, इसकी जगह पे क्या लिखना है, इसकी जगह पर इसे पुट करना है, इसे पुट करना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा होता है अदिश रूप। किसका? ये जो है ये है अदिश रूप, कूलाम के नियम का अदिश रूप होता है। अच्छा, इसकी यूनिटी भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है बेटा? जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो ये हमारा था अदिश फॉर्म। अच्छा, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो अदिश फॉर्म होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अभी हमने आपको बताया था इसका अदिश रूप। अदिश रूप क्या होता है बेटा? अभी हमने लिखा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा कैसा फॉर्म है? ये हमारा है अदिश रूप। कैसा है? अदिश रूप। अच्छा, ये तो छोटे छोटे बच्चों वाली बात हो गई। अब हम देखते हैं इसका सदिश रूप क्या होता है। तो सदिश रूप के बारे में देखेंगे। तो सदिश रूप देखते हैं क्या है। जैसे ये हमारा 3D है, ये मान लीजिए ये हमारा जो तल होता है x होता है, ये जो तल होता है y होता है, और ये जो तल होता है z होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमें क्या निकालना है, कूलॉम का नियम हल करना है। किस फॉर्म में? सदिश फॉर्म में। इसे हम ऑरिजिन कहते हैं या मूल बिंदु, इसे हम ऑरिजिन कहते हैं या मूल बिंदु। यहाँ से हम मान ले रहे हैं, यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लें इसका, ये यहाँ पर बिंदु A है आपका, यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर आपका Q1 आवेश है, और यहाँ पर है आपका Q2 आवेश, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसे हम मान ले रहे हैं R1, ठीक है, और इसे R1 वेक्टर मान लीजिए, सदिश रूप चल रहा है R2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, जो लगने वाले बल हैं, यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? F, इस पर ये बल लगाएगा F12, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा। इस पर कौन सा बल लगेगा? F21, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे हम, ठीक है। यहाँ जो डिस्टेंस है, मान लीजिए जो लगने वाले बल हैं R12 वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका R21 वेक्टर, ठीक है। कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, O से B की दूरी या O से A की दूरी, दोनों ये आवेश हमारे Q1 और Q2, इसके लिए हमें निगमन करना है, कूलॉम के नियम का सदिश फॉर्म में निगमन करना है। तो बहुत ही प्यार से समझेंगे इसे और परीक्षा में ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आने का चांस रहता है। स्केलर फॉर्म अब नहीं पूछता है, ज्यादातर ये सदिश रूप पूछ देता है। तो सदिश रूप में हम देखेंगे कैसे हल करेंगे इसे। माना, कैसे लिखेंगे? माना, देख लो बहुत ही कायदे। माना दो आवेश Q1 व Q2 बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित है, ठीक है। A तथा
बिंदु ए तथा बिंदु बी पर स्थित है। अब हम देखेंगे ओ ए बी। ऐसा करो, जैसे यहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, अगर देखा जाए तो डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, दो आवेश Q1 और Q2 हैं, ए और बी पर हैं, जिनके स्थित सदिश कौन से हैं, R1 और R2, जिनके स्थित सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर। अच्छा, वेक्टर जरूर लगाएंगे क्योंकि हमारा वेक्टर फॉर्म चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी स्थिति देखेंगे Q1 से Q2 की ओर, ठीक है, Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश, Q1 से Q2 की, और सबसे पहले हम Q1 से Q2 की ओर या Q2 से Q1 की ओर कोई भी निकाल लीजिए। तो Q1 से Q2 की, इधर देखो Q1 ये है, Q2 इधर है, एरो इस तरफ है इसका, तो हम स्थित सदिश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर। अच्छा, ये इधर आएगा, जैसे यहाँ पर प्लस लगा होना चाहिए, एरो इधर होना चाहिए, तो ओ बी प्लस क्या होता है, ए ओ होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ओ ए हो जाएगा, यहाँ पर ए ओ अगर हो जाएगा तो वो प्लस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ओ कैसे निकालेंगे, ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या है, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर बराबर ओ बी कितना है बेटा, ओ बी R2 वेक्टर माइनस ओ ए कितना है, ओ ए है आपका R1 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए R12 कैप, यूनिट को हम कैप से लिखते हैं, क्या होता है इसका परिमाण, ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे वेक्टर 1 2 अपॉन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, यही लिख दीजिए, चाहे इसका परिमाण लिख दीजिए। अच्छा, कुछ लोग इसे मॉड में लिखते हैं, कुछ लोग इसे मॉड में लिखते हैं, कुछ लोग इसे मॉड में लिखते हैं, थोड़ा यहाँ देख लीजिए, कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं R12, ठीक है, मॉड लगा दीजिए। वैसे ये पॉजिटिव होता है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगा देते हैं, अगर नहीं भी लगाए तो हमारा गलत नहीं होता है, ठीक है। R12, इस ये मिल गया हमको यूनिट वेक्टर। अब यहाँ देखेंगे बेटा सॉरी, Q1 से Q2 की ओर स्थित, अब हम निकालेंगे Q2 से Q1 की ओर, इधर निकालेंगे Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश, किधर निकालेंगे, Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश, इसका मतलब हम निकालना है बी ए निकालना है, ठीक है, बी ए निकालना है। तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बराबर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए आप, ए वेक्टर, जैसे यहाँ निकाला था हमने ए बी, तो ओ बी वेक्टर माइनस यहाँ पर निकालेंगे हम आपका बी ए, तो ओ बी वेक्टर, जैसे मान लीजिए ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ओ ए वेक्टर माइनस हो जाएगा आपका, बी ए निकाल रहे हैं, ओ ए वेक्टर, और माइनस हो जाएगा आपका ओ बी वेक्टर, माइनस ओ बी वेक्टर। ये क्या है, बी ए कितना है बेटा, R21, कितना है, R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा, ओ ए कितना है बेटा, R1 वेक्टर, वो है हमारा R1 वेक्टर, और ये है हमारा R2 वेक्टर। अब हम इसका यूनिट निकालेंगे, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 कैप बराबर वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड या R21 का परिमाण, चाहे ऐसे लिख दीजिए R21, इसे चाहे मॉड में लिख दीजिए, चाहे ऐसे ही रखिए, ठीक है, एक ही बात है। मॉड का मतलब ये होता है, ये चीज हमेशा प्लस 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 है, ठीक है, ये चीज हमेशा प्लस 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 है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम निकालेंगे
बन के कारण, चाहे क्यू बन के कारण Q2 पर लगने वाला बल निकाल दीजिए, चाहे Q2 के कारण Q बन पर लगने वाला बल निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Q2 के कारण Q बन पर लगने वाला बल। ठीक है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है बेटा? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला क्या, कौन सा बल है? F12 वेक्टर। अच्छा, 12 वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा सदिश रूप चल रहा है। वेक्टर का मतलब होता है सदिश रूप, ठीक है। तो हम वही हल कर रहे हैं, सदिश रूप में कूलाम के नियम को हल कर रहे हैं। अच्छा खासा आता है, 3 नंबर का आता है ये, तक लिखे अभी हमें यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा था, क्या लिखा था हमने? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है बेटा? F12 वेक्टर, ठीक है। कूलम का नियम क्या होता है? जो अदिश फॉर्म है हम वही लिखेंगे। जो कूलम का नियम अदिश फॉर्म है हमारा, क्या है? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R² होता है। कूलम का नियम यही है। F12 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अच्छा, अब देखिए Q2 के कारण स्थिति देखेंगे हम, इसकी कौन सी है? इस पर लग रहा है बल, तो इसका मतलब ये है कि Q2 के कारण हम निकालेंगे। इधर देखिए, ये निकाला Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर। क्या निकाला हमने अभी? R21। क्या निकाला? ये हमने दूरी कितनी निकाली हमने? ये दूरी निकाली R21। तो यहाँ पर R की जगह पर लिखेंगे हम, चाहे 21 लिख दीजिए और चाहे दूरी लिख दीजिए BA। क्या लिख दीजिएगा? BA², ठीक है, BA², ठीक है। जब BA² हो जाएगा, ठीक है बेटा, जैसे ये हो जाएगा तो यहाँ पर मान रख दीजिए इसका। क्या है मान इसका? R21 है। तो इसकी जगह पर लिखेंगे हम F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन BA। BA कितना है? R21 वेक्टर। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो यूनिट का मतलब ये होता है, ये हमारी दिशा को डिनोट करता है, दिशा। क्योंकि दिशा तो है ही Q1 के कारण या Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो दिशा हमारी क्या है? R21 ठीक है। ये दिशा जो है हमारी R21 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 वेक्टर इंटू R21 का मान कितना निकाल चुके हैं हम? R21 वेक्टर R21 अपॉन कितना है? R अपॉन है ये हमारा R21, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस निकाली थी हमने, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, अच्छा ये मॉड में था, मॉड में लिख सकते हैं इसे हम। F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1, इस पर स्क्वायर और था, सॉरी इस पर स्क्वायर था, यहाँ पर इस पर स्क्वायर था। तो BA हमने कितना निकाला था? ये जो BA दूरी थी हमारी, स्क्वायर और था इस पर, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपॉन, अच्छा ये R21। अच्छा, जो BA है हमारी, केवल डिस्टेंस लिख सकते हैं ऐसे हम, R21 भी लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। तो इस पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है R21 तो R21 का हो जाएगा हमारा Q, ठीक है। और R21 का मान कितना निकाल चुके हैं? देखो बेटा, R21 का मान निकाल चुके हैं हम R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2, ठीक है। अच्छा, R21 की जगह पर भी हम इतना ही लिख सकते हैं। अगर हम लिखें तो इतना लिख सकते हैं, F12 वेक्टर बराबर लिख सकते हैं इसे हम 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या है बेटा यहाँ पर
R1 माइनस R2 का क्यूब, ठीक है, और इनटू लिख सकते हैं हम यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। ये हमारा निकल आया किस तरफ, कौन सी दिशा में, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, थोड़ा हम इसे साफ कर रहे हैं बेटा, ऐसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चाहे नोट कर लीजिए। अब साफ कर दें। अभी हमने निकाला था Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब हम निकालेंगे बेटा Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बेटा। अब ये लगने वाला बल किस पर हो जाएगा, Q1 के कारण Q2 पर, इस पर लग रहा है ना Q2 पर, तो F21 वेक्टर बराबर, सूत्र वही होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन किस पर लग रहा है, अपॉन AB पर लग रहा है ना, अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है। तो F21 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन AB का मान कितना है बेटा, AB का मान R12 लिख दीजिए, R12, और इसकी दिशा जरूर नोट करनी है। यहाँ पर दिशा कैसी है, इस तरफ इसकी जो दिशा है वो कैसी है, इधर देखो कैप R12 कैप, कैसे लिखेंगे हम, R12 का कैप, ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर होता है इसलिए। तो F21 वेक्टर बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन स्क्वायर और है बेटा इस पर R1 पर, ऐसे लीजिए R1 का R12 स्क्वायर इंटू इसका मान रख दीजिए R1 कैप का। अभी हमने निकाला था R1 कितना निकाला था, R12 वेक्टर अपॉन कितना है बेटा R12। अच्छा देखो इस पर पावर 2 है, इस पर पावर कितना है 1, ठीक है, मल्टीपल में है ये, मतलब गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर F21 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का Q, और इधर R12 को लिखा जा सकता है, R12 का मान निकाल चुके हैं हम, R21 वेक्टर या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकाल चुके हैं, और R12 की जगह पर भी हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर F12 बराबर हो जाएगा, सॉरी F21 बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का Q और इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये मान मिला हमको, ये मान मिला हमको, इसे डाल दो समीकरण चाहे 2, ये हमारा क्लियर हो गया, इसे डाल दीजिए 1 और 2 डाल दीजिए, पहले वाले को 1 डाल दीजिए। अच्छा यहाँ पर जो दोनों मान निकले हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर R1 R2 माइनस R1 निकला है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो लगने वाले बल हैं वो किसके बराबर होते हैं, प्रतिकर्षण बल के बराबर होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए अब दोनों को हम बराबर करेंगे, 1 इक्वल टू, ठीक है, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 लिखेंगे, तो F12 बराबर हो जाएगा, F12 बराबर हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लिखें तो F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस F21 वेक्टर, ठीक है।
F21 वेक्टर। बेटा ये हमारा सदिश रूप में था कूलाम का नियम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, इसके चांस रहते हैं आने के। ठीक है, इसके कुछ आवेश के बारे में, तब तक थोड़ा हम इसे साफ कर रहे हैं, थोड़ा आवेश के बारे में, आवेश निकालेंगे हम, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख दें, आवेश निकालेंगे, इसकी स्थितियां देखेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा नोट कर लीजिए बेटा, इसे थोड़ा साफ कर दें हम, इसके बाद देखते हैं। अच्छा, इस नियम की कुछ सीमाएं देखते हैं हम, कूलाम के नियम की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, कूलाम का जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इसकी सीमाएं देखेंगे कि यहाँ पर ये कब कब लागू होता है। सबसे पहली बात ये है, यहाँ पर थोड़ा हेडिंग बना लीजिए, कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है, कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। पहली बात ये है, दोनों आवेश जो दो बिंदु हैं ए और बी, दोनों बिंदु आवेश स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं का मतलब ये है कि कब लागू होता है ये नियम, कब लागू नहीं होता। तो पहली सीमा ये ध्यान रखना कि दोनों आवेश कैसे रहना चाहिए, दोनों आवेश स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, दोनों आवेश स्थिर रहना चाहिए, और ये जो बीच की दूरी है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। जो बीच की दूरी है, जो बीच की दूरी है दोनों आवेशों को, बीच की दूरी जो है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, चलो, इसकी कूलाम के नियम की सीमाएं, दोनों आवेश स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, और जो बीच की दूरी है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहनी चाहिए, तभी नियम लागू होता है। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं इसमें, जैसे आवेश के अन्य मात्रक, जैसे मात्रक के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे आवेश के मात्रक। ठीक है, अच्छा, आवेश के जो मात्रक है, कूलाम का नियम हम क्या हल कर चुके हैं दिस फॉर्म में, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R², ये होता है। यहाँ पर क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, F बराबर 9 × 10⁻9 गुणे Q1 × Q2 अपॉन R², या यहाँ पर ले लीजिए F बराबर, यहाँ पर मान लीजिए Q1 का मान 1, Q2 का मान, ऐसे कर दीजिए Q1 बराबर Q2 बराबर 1 और R बराबर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 गुणे 1 गुणे 1 अपॉन 1। तो इसका मतलब ये है, F का मान कितना आ रहा है, F का मान आ रहा है 9 × 10�9 न्यूटन। ये आ गया। इसका मतलब क्या है, इसके निकालने का मतलब क्या रहा हमारा, इसका निकालने का मतलब ये है, थोड़ा इसे साफ कर दें। इसके निकालने का मतलब ये है बेटा कि दो स्थिर आवेश है, जैसे मान लीजिए कि एक कूलाम यह आवेश है, इसका मतलब ये है कि एक, इसका निकालने का मतलब ये रहा है कि एक कूलाम वह आवेश है जो दो बिंदुओं के बीच, जो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जो दो बिंदुओं के बीच जो दो आवेश हैं Q1 और Q2, या दो बिंदु A और B हैं। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी मान लीजिए कि, इसका मतलब ये है कि दोनों बिंदुओं के बीच जो बल लग रहा है, जैसे A और B है, ये A और B है। ठीक है, मान लीजिए सजातीय आवेश है, सजातीय का मतलब समान, सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश है, तो दोनों बिंदुओं के जो बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जो दो बिंदुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो कितना बल लग रहा है, दोनों आवेश जो है वो कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो दोनों आवेश
9 गुणा 10 पे घात 9 मतलब 9 गुणा 10 पे घात 9, ठीक है, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये रहा निकालने का, ठीक है। इसका ध्यान रखना, एसआई जो मात्रक होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक, एसआई थोड़ा इधर लिख लो, एसआई जो मात्रक होता है इसका, एसआई मात्रक इसका कूलाम ही होता है, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यहाँ पर स्थिर बिंदु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्थिर बिंदु आवेश की बात हो रही है। तो इस स्थिर बिंदु आवेश के कारण इसका एक अन्य मात्रक और होता है, आवेश का इसका मात्रक होता है, एक अन्य मात्रक है आवेश का अन्य मात्रक है इसका स्टैट कूलाम, ठीक है। इसे हम लिखते हैं स्टैट, STAT, स्टैट कूलाम, COLUMB, ठीक है। या हिंदी में जैसे स्थैत कूलाम लिखते हैं, स्थैत कूलाम, ठीक है। अच्छा, स्थैत कूलाम होता क्या है, ये बात और है। अच्छा, जो स्थैत कूलाम होता है, थोड़ा ध्यान रखना, जो एक कूलाम बराबर होता है, यहाँ अगर निकाले तो एक कूलाम बराबर होता है आपका 3 गुणे 10 पे घात 9 स्थैत कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। कितने के? 3 गुणे 10 पे घात 9 स्थैत कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। तो बेटा ये आपका जो सदिश फॉर्म था, अदिश फॉर्म था, कूलाम का नियम, दोनों नियम आपके, नियम तो एक ही है, और ये दोनों फॉर्म आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसे आवेश का मात्रक निकालते हैं हम, ठीक है, CGS में क्या होता है, ठीक है। ये जो SI मात्रक होते हैं इसके, ठीक है, ये हमारा सदिश फॉर्म था, अदिश फॉर्म था, दोनों क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं, स्केलर फॉर्म भी और वेक्टर फॉर्म भी। तो ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, परीक्षा में लगभग 99% चांस रहते हैं आने के। शेष हम आपके लिए बहुत ही जल्दी आपको मैराथन करवाएंगे, एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर रिवीजन करवा दिया जाएगा, और उसके बाद जैसे ही रिवीजन हो जाएगा, जब तक आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा, उससे पहले हम एक दो सेट भी लगवा देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मैराथन लगाएंगे, बहुत ही जल्दी आने वाली है। इसके आने वाली वीडियो में एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर करके बहुत जल्दी से हम इसकी रिवीजन करवाएंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।